नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, व्यापम आर्मी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इन एग्जामों में बार बार रिपीट ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, विद्यालय जिस तरह से संबंधित है विद्यार्थियों से, ये जो विद्यालय है जिस तरह से विद्यार्थियों से संबंधित है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसी तरह अस्पताल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बात की जाए विद्यालय की, तो विद्यालय में जिस प्रकार से विद्यार्थी आते हैं, स्कूल, ये जो स्कूल है, स्कूल में क्या आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कौन आता है, हॉस्पिटल में कौन आता है, 4 ऑप्शन है, रोगी से, बिस्तर से, चिकित्सक से, नर्स से। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हॉस्पिटल किससे संबंधित है। हॉस्पिटल संबंधित है पहले ऑप्शन रोगी से। जिस प्रकार से विद्यालय में विद्यार्थी आते हैं, ठीक उसी प्रकार से हॉस्पिटल में रोगी आते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एक सेकंड, हाँ, कि एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया जाए। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, यदि नारंगी, ये जो नारंगी है को क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है, और मक्खन को साबुन कहा जाता है। और ये जो साबुन है, साबुन, साबुन को स्याही कहा जाता है, और स्याही, स्याही को शहद कहा जाता है, और शहद को नारंगी कहा जाता है। तो कपड़े धोने के लिए किसका यूज करेंगे। जो नारंगी है, नारंगी, नारंगी को यन से रिलेटेड करते हैं। नारंगी को क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है। मक्खन को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही कहा जाता है। साबुन है और ये यस मतलब हो गया छोटा यस, ऐसे बना दिए स्याही। तो कपड़े धोने के लिए किसका यूज करेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला शहद, दूसरा मक्खन, तीसरा नारंगी और चौथा स्याही। तो पूछ रहा है कि कपड़े धोने के लिए किसका यूज करेंगे। तो नारंगी, जो यन है, नारंगी को मक्खन कहा गया और मक्खन को साबुन कहा गया, और साबुन को क्या कहा गया, स्याही कहा गया। साबुन को क्या कहा गया, स्याही कहा गया। तो पूछ रहा है कपड़े धोने के लिए किसका यूज करेंगे, तो साबुन को तो हमने स्याही कह दिया, तो स्याही का यूज हम कपड़े धोने के लिए करेंगे। स्याही का यूज किस लिए करेंगे, कपड़े धोने के लिए करेंगे। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में तो 2 से 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। एक सेकंड रुकिएगा, स्क्रीन कैसे बंद हो गई, हाँ कोई बात नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन थे। रुकिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। पद्मावत के रचयिता कौन थे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन अलबरूनी, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा अबुल फजल और चौथा कबीर राय। इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अपना चौथा क्वेश्चन,
देश की प्रथम औद्योगिक नीति की कब घोषणा की गई? जो अपना भारत देश है इसमें औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल नीति की एक घोषणा की गई थी। कब की गई? पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1947, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1950, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1947 और चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1948। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल एक ही एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जो जापान की संसद है, जिस प्रकार से अपने भारत की संसद है उसी प्रकार से जापान की भी संसद है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन रहा रिक्सडेड, दूसरा डाइट, तीसरा कोट्रेन, चौथा सेजिन। राइट आंसर है डाइट। डाइट नहीं करते कि अपने बॉडी को थोड़ा सा डाइट कर लें, फिट कर लें, तो ये जो डाइट होता है ना, जापान की संसद का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। और जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका को संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। जिस प्रकार से अपने यहाँ ये कांग्रेस एक पार्टी है ना, उसी प्रकार से जो अमेरिका है उसकी संसद का क्या नाम है? कांग्रेस नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 6ठा क्वेश्चन। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? जो झूमिंग खेती होती है लोग करते हैं, पेड़ा पद्धति वो क्या है? पहला ऑप्शन है जंगल काट कर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, तीसरा सिंचाई और चौथा है सूखी कास्ट। तो झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? तो झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। जंगल काट देते हैं और सूखने को छोड़ देते हैं, उसके बाद वहाँ पे दूसरी खेती करते हैं। इसे ही झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ये रहा, घोटलू प्रथा क्या है? प्रथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक प्रथा ऐसी है घोटलू प्रथा। घोटलू प्रथा क्या है? पहला ऑप्शन ये रहा संयुक्त आवास, जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हों, दूसरा जन्म से संबंधित रस्म, तीसरा सामूहिक नृत्य, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त आवास, जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हों। ऐसा आवास जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ रहते हों उसे ही क्या कहते हैं? घोटलू प्रथा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है टका, दूसरा है रुपया, तीसरा है दिनार और चौथा है लीरा। तो राइट आंसर होगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। अब बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, रुपया, तो जो भारत है, भारत के करेंसी का क्या नाम है? भारत के करेंसी का नाम है रुपया। और पाकिस्तान के करेंसी का भी नाम है रुपया, और श्रीलंका के करेंसी का नाम भी क्या है? रुपया। अर्थात 3 देश ऐसे हैं जिनके करेंसी का नाम क्या है? रुपया। और बांग्लादेश की करेंसी का मुद्रा का क्या नाम है? टका। बात की जाए अगर दिनार की, तो जो कुवैत है, कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 9वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस ग्रह को अपने आकार से समानता, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, किस ग्रह को अपने आकार तथा भार में पृथ्वी से समानता दर्शाने के लिए पृथ्वी का जुड़वा अथवा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये रहा मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि और चौथा बुध। तो
किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा अथवा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा अथवा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बात की जाए मंगल की, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, उसका नाम फोबोस एवं डिबोस है। बात की जाए शनि ग्रह की, तो जो शनि ग्रह होता है इसमें सुदर्शन वलय पाए जाते हैं। बात की जाए बुध ग्रह की, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक व ग्रहों में सबसे प्रथम नंबर का ग्रह कहलाता है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 10वां क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, हाँ विश्व, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच के लिए जो एक दावोस शहर है वो किस देश में है, जहाँ पर हर साल जो अपना इकोनॉमिक्स होता है उसकी बैठक होती है, चाहे किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उसकी बैठक होती है। एक शहर है दावोस, दावोस शहर में बैठक होती है। तो दावोस किस देश में है? पहला ऑप्शन ये रहा स्वीडन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक शहर है दावोस, वहाँ पर ही हर साल जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उसकी बैठक होती है। बात की जाए स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड जो है ना, तो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 11वां क्वेश्चन। भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है, भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा है लोक सेवा समिति, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है वित्त आयोग। तो जो बजट निर्माण का कार्य होता है, बजट कौन बनाता है? तो जो भारत का वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है वो बजट का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 12वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? जो अपने इंडिया है उसका जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव कैसे होता है? पहला ऑप्शन ये रहा राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, जिस प्रकार से विधानसभा को चुनाव होता है सीधे ऐसे जनता चुनती हो उस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन ये रहा राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। तीसरा ऑप्शन ये रहा संसद सदस्यों के संसद और विधानसभा के विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से। और चौथा ऑप्शन ये रहा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कैसे होता है? संसद सदस्यों के, सांसद और विधानसभा के विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे ऐसे क्वेश्चन को सजो के रखता है, बार बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना 13वां क्वेश्चन। लोहे में किस क्रिया में जंग लगता है? जो लोहा होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोहे में जंग लग जाता है? लोहे में किस क्रिया में जंग लगता है? पहला ऑप्शन ये रहा हैलोजनीकरण, दूसरा हाइड्रोजनीकरण, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो जो लोहा होता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है? Fe2 होता है। जब इसमें क्या लगता है +X, अर्थात कोई ऑक्सीजन बाहर से आती है, ऑक्सीकृत होती है तो इसमें जंग लग जाता है और ये जो होता है Fe2X बनाता है, X बनाता है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा लोहे में क्या होता है? जंग लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 14वां क्वेश्चन।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना भाग होता है। जो चंद्रमा होता है वहाँ पर भी ग्रेविटी होती है, लेकिन कितनी ग्रेविटी होती है ये बताना है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना भाग होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये रहा 1/4 भाग, दूसरा 1/5 भाग, तीसरा 1/6 भाग, चौथा 1/7 भाग। तो इसका राइट आंसर होगा 1/6 भाग। जो चंद्रमा होता है वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग कम गुरुत्वाकर्षण होता है और पृथ्वी पर 1/6 भाग ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। इसीलिए पृथ्वी पर हम टिके हुए हैं और चंद्रमा पर जैसे ही कोई व्यक्ति अपना पैर रखता है वो उड़ने लगता है, लेकिन पृथ्वी पर उड़ता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है। जो बैटरियां होती हैं जिससे कि बिना लाइट के भी, अगर हम कोई बैटरी हमारे पास है तो अगर लाइट नहीं है फिर भी उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश ले सकते हैं। तो उनमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये रहा यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक, हाइड्रोक्लोरिक। तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक, क्योंकि बैटरियों में जो है तो केमिकल रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, जिसके कारण से लाइट न रहने पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बात की जाए यांत्रिक, यांत्रिक एक ऐसा होता है, यंत्र होता है जो विद्युत पे कार्य करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है, ट्रांसफार्मर। वैद्युत की बात की जाए, जैसे विद्युत जब रहती है तो अपना बल्ब जलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 16वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत को 16वां क्वेश्चन ये रहा, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है या कहाँ है। जो पीथमपुर है इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है या कहाँ है। पहला ऑप्शन ये रहा धार, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। इसका राइट आंसर होगा धार। पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीकल बनती है, मोटर व्हीकल बनती है, इसीलिए इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन जो है तो बाबा महाकाल, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है। और उज्जैन में क्या होता है, महाकुंभ लगता है। भारत में 4 जगह महाकुंभ लगते हैं हर एक 12 वर्षों के बाद, तो उज्जैन में भी कुंभ लगता है। अभी इसके पहले 2016 में कुंभ लगा था, सिंहस्थ कुंभ। बात की जाए इंदौर की, तो मध्य प्रदेश की ये कैसी राजधानी है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स राजधानी क्या है, इंदौर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 17वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। ऐसा नहीं है कि एमपी से पूछा गया तो एमपी में ही पूछा जाएगा। ये भारत का जीके जो आता है उससे भी रिलेटेड है और उसमें भी बार बार देखने को ये क्वेश्चन मिला है। मध्य प्रदेश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये रहा अमरकंटक, पचमढ़ी, मंडू, इंदौर। तो जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी, तो पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी तो मैंने आपको बता ही दिया कि झीलों का शहर भोपाल जो होता है, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कहते हैं। बात की जाए पहले ऑप्शन अमरकंटक की, तो अमरकंटक से 2 नदियों को उद्गम स्थल होता है, नर्मदा और सोन, जो मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। और अमरकंटक है कहाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है, सॉरी जिले का नाम तो मुझे भूल रहा है, लेकिन पुष्पराजगढ़ तहसील, मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ तहसील जो है वहाँ से अमरकंटक स्थित है। यहीं से नर्मदा और सोन नदी निकलती है।
बात की जाए तीसरे ऑप्शन मांडू की, तो जॉय ऑफ सिटी यानी आनंद का शहर किसे कहते हैं? मांडू को कहते हैं। इंदौर के बारे में तो बता ही दिया कि ये जो होलकर राजवंश का राजघराना है इंदौर में ही है, और ये भारत की मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 18वां क्वेश्चन। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है नलकूप से, नहरों से, तालाबों से, नदी सिंचाई परियोजनाओं से। इसका राइट आंसर होगा नलकूप से। जो नलकूप हैं, कुएं खुदे गए हैं, उससे जीवन धारा योजना का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 19वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताओ जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता हो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लग्जमबर्ग, कैमरून, बारुंडी, साइप्रस। इसका राइट आंसर होगा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग देश एक ऐसा देश है जिसके जो झंडा होता है, उसका जो फ्लैग होता है, उस पे उसके देश का मानचित्र होता है। जिसमें अपने इंडिया का मैप होता है मानचित्र, उसी प्रकार से जो उसका मानचित्र होता है उसके तिरंगे में अंकित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अपना 20वां और अंतिम क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पदार्थ का वजन होगा। अगर जो कोई पदार्थ ग्रेविटी से मुक्त हो गया और फिर वो गिर रहा है तो उसका वजन क्या होगा? पहला ऑप्शन कोई वजन नहीं, दूसरा ऑप्शन परिवर्तनशील वजन, तीसरा ऑप्शन अधिकतम वजन, चौथा ऑप्शन न्यूनतम वजन। इसका राइट आंसर होगा कोई वजन नहीं। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो गया उसमें तो कोई वजन ही नहीं रहेगा, तभी तो वो आगे एकदम से ऊपर उठता जाएगा, पृथ्वी में फिर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।